हाँ जी, नमस्कार। कनकावती कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं पढ़ा रहा था आपको डायनामिक्स यानी गति की, जिसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद अपनी क्लास आज वापस आई है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी और अभी वो कृषि प्रवेशक का जो पेपर था उसके चलते थोड़ा पैनल वगैरह भी बिजी रहता है यहाँ पे, तो मैं आ नहीं पाया था यहाँ पे। तो उसी अपना एक चैप्टर खत्म हो गया था गति, उसके बाद डायनामिक्स का अगला चैप्टर है क्या? बल। गति के बाद क्या? बल। और बल जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं आज की बल होता क्या है, और हमेशा आदमी को क्या होना चाहिए? डायनामिक। क्योंकि अपनी जो यूनिट चल रही है उसका नाम है क्या? डायनामिक। डायनामिक यानी गति की, मतलब आदमी को हमेशा निरंतर गतिशील होना चाहिए। और आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका बल यानी कि फोर्स। बल होता क्या है? बल बल अगर साधारण आदमी से पूछोगे ना, एक बात बोले कि बल होता है क्या? धकेलना या खींचना। धकेलना या खींचना, तेरा नाम क्या? बल। पहली बात, किसी को धकेलना या किसी को खींचना क्या है? बल। कि धकेलना मतलब किसी को अपकर्षण, अपकर्षण मतलब किसी को धकेलना, और खींचना मतलब क्या? अभिकर्षण। अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या बोलते हैं? अभिकर्षण या अपकर्षण को बोलते हैं क्या? बल। बल होता क्या है, इसके लिए अपन ने गति के चैप्टर में पढ़े थे गति के नियम। पहला नियम बल की परिभाषा देता है। पहला नियम क्या देता है? बल की परिभाषा। दूसरा नियम क्या देता है? बल का मान। तीसरा देता है बल की प्रकृति। इन चीजों को आज वापस रिवाइज करेंगे इस बल में ही। बल, धकेलना भी बल है, धकेलना भी बल है, खींचना भी बल है, अपकर्षण भी बल है और अभिकर्षण भी बल है। ये शब्द का फेर हो गया थोड़ा यहाँ पे। अपकर्षण और अभिकर्षण बात एक ही है, और अपकर्षण या अभिकर्षण तथा क्या? आकर्षण। आकर्षण यानी क्या? खींचना। अभिकर्षण या अपकर्षण यानी क्या? धकेलना। ये क्या है? बल। और गति के जो अपन ने नियम पढ़े उसके अनुसार पहले नियम ने गति की बल की परिभाषा दी थी। गति के नियम बल की परिभाषा, पहला नियम देता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। किसी वस्तु की स्थिति में क्या ला देता है? परिवर्तन। अर्थात कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसको विराम में लाएगा, कोई विराम में है तो उसकी गति देगा, उसको गति देगा, और कोई अगर दिशा में चल रहा है तो उसकी दिशा बदल दे। नाम क्या? कौन सा कारक? बल। अर्थात बल के कुछ कार्य पहले नियम के अनुसार इसकी परिभाषा देना चाहता हूं कि बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या ला दे? परिवर्तन लाता है। जरूरी नहीं है परिवर्तन लाए, परिवर्तन को प्रेरित करता है। परिवर्तन को प्रेरित करता है। बल या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देगा या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। जैसे मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, उस पर बल लगा रहा हूं, वो जगह से खिसक गई, इसका मतलब विराम में थी, गतिशील अवस्था में आ गई, मतलब मैंने क्या लगाया? उस पर बल। लेकिन इसका उल्टा देखना, मैं यहां खड़ा हूं, पृथ्वी मुझ पर गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, मैं पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण हर चीज पे लगता है, हर पिंड पे लगता है, सारे पिंडों पे लगता है, ब्रह्मांड में हर जगह गुरुत्वाकर्षण लगता है। अगर आपके सामने कोई बैठा है, वो आप पे गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, तो आप भी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगा रहे हो। लेकिन इन पिंडों का द्रव्यमान कम होने के कारण एक दूसरे को खींच नहीं पाते। पृथ्वी वो पिंड है भारी, तो ये अपने आप को, अपन लोगों को, मतलब
जो सजीव है उनको पृथ्वी पर रोके रखती है। कोई निर्जीव वस्तु पड़ी है उसको भी रोके रखेगा। अर्थात सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रोके रखती है, अर्थात गुरुत्वीय बल लगाती है पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। या जैसे देखिए, पहली बात बोली स्थिति में परिवर्तन लाता है। दूसरी बात की स्थिति में परिवर्तन को क्या करता है, अथवा परिवर्तन को क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रेरित करता है, जैसे मैं किसी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूं लेकिन उसकी स्थिति बदल नहीं रही। मैं इस दीवार पे अगर धक्का लगा रहा हूं, इस दीवार पे या इस पैनल पे धक्का लगा रहा हूं धक्का, लेकिन ये खिसक नहीं रहा, लेकिन की स्थिति बदल नहीं रही, लेकिन इसकी स्थिति में बदलाव को मैं क्या कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं। अर्थात बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को प्रेरित करे। और बल के कुछ काम, क्या, बल के कार्य, बल के कार्य वहीं से जन्म ले लेते, जहां से इसकी परिभाषा आई कि कोई वस्तु अगर स्थिर वस्तु को क्या कर देता है, स्थिर वस्तु को गतिशील करने में बल की अहम भूमिका होती है। इसका अपोजिट भी, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में पड़ी वस्तु को गति देना, गति देने में भी क्या, बल की भूमिका होती है। तीसरा, दिशा परिवर्तन में मैं यूं जा रहा था, जाते जाते इधर मुड़ जाता हूं, मतलब मैंने इधर मुड़ने के लिए क्या लगाया, बल लगाया। क्योंकि बल या तो स्थिर वस्तु को क्या कर देगा, गतिशील, या स्थिर वस्तु को क्या कर देगा, गतिशील। और ये बात दोनों एक ही है, विराम अवस्था में पड़ी वस्तु को गति देने में। दोनों बात एक ही लिख दी, ये दोनों क्या एक ही बात लिख दी, तो यहां मैं चौथी बात लिख रहा हूं। ये दोनों बातें एक ही है। गतिशील वस्तु को क्या दे देता है, क्या कर देता है, विराम में लाने में। गतिशील वस्तु को विराम में लाने में भी क्या, बल की अहम भूमिका है। ये बल के क्या है, कार्य। ये वहीं से आए पहले नियम से। मैंने बोला था बल का, तो गति के जो पहला नियम है वो बल की क्या देता है, परिभाषा, और वहीं से इसके कार्य जन्म लिए। और दूसरी बात, बल की कुछ विशेषताएं होती है। बल की विशेषताएं अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, पहली विशेषता है कि बल क्या है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। अर्थात बल सदिश राशि है, इसका मतलब क्या है, जैसे वेग सदिश था, वेग को जोड़ने के लिए, वेग को गुणा भाग करने के लिए दिशा का महत्व होता है, उसी प्रकार अगर बल को जोड़ना चाहे, घटाना चाहे, कुछ करना चाहे तो उसमें दिशा की भूमिका होती है, इसलिए बल सदिश राशि है। दूसरी बात, बल सदैव युग्म में, बल सदैव किसमें, युग्म में पाया जाता है। अर्थात एकल बल का अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात एकल बल का क्या, अस्तित्व संभव नहीं है। आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, सामने वाली भी आप पर बल लगा रही है, अर्थात एकल बल आप किसी पे लगाओ, ये संभव नहीं है। आप सामने वाली पे लगा रहे हो तो सामने वाली भी आप पर लगाएगी, अर्थात एकल बल कभी अस्तित्व में नहीं हो सकता। बल हमेशा किसमें पाया जाता है, जोड़े में, जोड़े में पाया जाता है बल। तीसरी बात, बल क्या है, अन्योन्य क्रिया है। बल अन्योन्य क्रिया है। बल क्या है, अन्योन्य क्रिया है। बल अन्योन्य क्रिया, इसका क्या मतलब, बल दो वस्तुओं के बीच लगेगा। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या, कि वो क्रिया जो अकेले में संभव नहीं है। मैं अगर चाहूं कि सामने वाली पे नहीं लगूं और बल लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं सामने वाले पे लगाऊंगा तो वो सामने वाली वस्तु भी मुझ पर बल लगाएगी, अर्थात बल क्या है, अन्योन्य क्रिया। जैसे टेबल को
धक्का देने पर टेबल भी हमारे विरोध में बल लगाती है। अपन टेबल पर लगाएंगे उसको खिसकाने के लिए, टेबल अब वापस अपन ऊपर बल लगाएगी। इसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य क्या क्रिया। इसको बोलते हैं क्या? अन्योन्य क्रिया। और इसी को नाम दिया वापस क्या? एक और नाम दिया क्रिया की बदले होने वाली क्रिया का नाम क्या? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया बोला क्योंकि बल क्या है? बल में क्या चीज होती है? क्रिया होती है, और क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। अगली बात ध्यान से सुन लो। बल लगाने के लिए छूना आवश्यक नहीं है। बल लगाने के लिए छूना आवश्यक नहीं है। गुरुजी ये कौन सी नई बात लेके आ गए कि बल लगाने के लिए छूना जरूरी नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी, ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलते हैं बच्चे ऐसे कि गुरुजी छूना तो जरूरी है बल लगाने के लिए, लेकिन कुछ बल हैं ऐसे तो बिना छुए लगते हैं। जैसे आवेशों के मध्य लगने वाले बल, कूलाम बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल आवेशों के मध्य लगते हैं। एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है। अगर दोनों आवेश समान आवेश है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश है तो इनमें आकर्षण होगा। छू रहे हैं क्या एक दूसरे को? यहां पड़े हैं इतनी दूरी पे, छू रहे हैं क्या? नहीं छू रहे, लेकिन फिर भी कल क्या लग रहा है? बल लग रहा है। जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल में छूआ नहीं जाता है। इसलिए आज से इस बात को जहन से निकाल दें कि बल लगाना है तो छूना पड़ेगा। बिना छुए भी बल लगता है, पृथ्वी अगर आप उड़कर चले जाओ ना ऊपर, किसी चीज को मैं उछाल रहा हूं, ऐसे उछाला मैंने, लेकिन पृथ्वी बिना छुए इसको ऊपर से नीचे खींच रही है। इसका मतलब क्या? बल लगाने के लिए छूना जरूरी नहीं है। और बल्कि ये विशेषताएं बताता है तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम बताता है बल की विशेषताएं। पहला नियम देता है इसकी परिभाषा, और बल का जो दूसरा नियम देता है इसका क्या? फॉर्मूला। क्या इसका फॉर्मूला? आओ, बल के कार्य अपन ने बताए क्या? पहला कार्य था गतिशील वस्तु को क्या? विराम में लाना। विरामावस्था में कोई वस्तु है उसको गति में लाना। और तीसरा क्या काम? दिशा परिवर्तन में सहायक है ये। और बल का क्या सूत्र? बल का सूत्र गति का दूसरा नियम देता है। ये क्लास में मैंने जब पहली क्लास ली थी उस टाइम गति के नियम पढ़ाए थे, और दूसरे नियम के अनुसार बताया भी था मैंने बल का फॉर्मूला कैसे आता है। आज फिर बताना चाहता हूं गति के दूसरे नियम के। गति का कौन सा नियम देता है? सेकेंड नियम। क्या देता है? बल का क्या देता है? मान देता है, या उसका क्या देता है? फॉर्मूला। इसके अनुसार क्या? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। अर्थात बल बराबर क्या? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैंने एक बात हर क्लास में बोली थी, इस क्लास में भी बोलना चाहता हूं कि जहां शब्द आ जाए क्या? दर। जब दर आ जाए ना, हमेशा नीचे से देना। क्या? समय का भाग, अर्थात बल बराबर इस दर को नीचे ले आओ। दर का मतलब समय का भाग। संवेग में परिवर्तन
परिवर्तन बटा क्या समय। अर्थात एकांक समय में संवेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, बल। और बल को दर्शाते अपन फोर्स का लेंगे क्या, एफ। संवेग को डिनोट करते हैं पी से, अर्थात डेल पी बटा समय को दर्शाते हैं किससे, टी से। डेल पी बटा टी। स्लाइड को थोड़ी ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ी छोटी कर देता हूं। अर्थात आगे आ जाओ, एफ बराबर डेल पी बटा टी। इसको खोलो खोलो, डेल ऐसे का ऐसे ही, पी बराबर क्या होता है, संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। संवेग का मतलब वेग तेरे संग में आया कौन, द्रव्यमान। एम वी, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी बटा टी, ऐसे का ऐसे। आगे अब डेल का मतलब क्या होता है, इस डेल का मतलब होता है क्या, परिवर्तन। डेल का मतलब होता है परिवर्तन, इस डेल का मतलब क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन किसी वस्तु का मास, द्रव्यमान हमेशा फिक्स होता है। ये अगर 10 ग्राम की है तो 10 ग्राम की रहेगी, 10 ग्राम की है तो 10 ग्राम की रह जाएगी। इसलिए द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इसलिए परिवर्तन किस में होगा, वेग में। एम डेल वी बटा टी। अब इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई गुनाह कर दिया क्या, एफ बराबर एम को ऐसे का ऐसे लिखा, डेल वी और टी को मैंने ऐसे लिख दिया। और याद करो पहली क्लास, इसको क्या बोला था, एम ऐसे का ऐसे ही, डेल वी बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपका त्वरण। और त्वरण को डिनोट किया था अपन ने किससे, ए से, ए फॉर एक्सीलरेशन। त्वरण को डिनोट किया था ए से। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। बल बराबर मास गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और आगे सुनो इसके टंटे, याद नहीं रहता बच्चों को। एफ यानी क्या होता है, बल, द्रव्यमान, ये क्या, त्वरण। अब याद करने के लिए ये क्या है, बल। और बल मिलता है किससे, मास से। मास से मिलता है बल। कभी भी परीक्षा भवन में जाओ, मां का हाथ अपने सर पे रखवा लो, क्योंकि मास से मिलता है क्या, बल। इसलिए अब हम तेरा फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो अब हम आगे आपके देखना चाहते हैं क्या, मात्रक। क्योंकि हम सबके देखते हैं, इसलिए आज बल तेरे भी देखना चाहते हैं, मात्रक। बल के मात्रक। और मात्रक देखने के लिए सबसे पहले लाते हैं अपन क्या, एफ बराबर एम ए। ये क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से हमेशा क्या निकलता है, मात्रक। अब इसलिए लाओ मात्रक क्या, पहला मात्रक लाएंगे अपन एम के एस या एसआई मात्रक, एम के एस या एसआई मात्रक। एम के एस का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। लिखो, एम फॉर मास, द्रव्यमान को नापा जाता है किसमें, किलोग्राम। किलोग्राम गुणा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को एक वैज्ञानिक के नाम पे इस पूरे को एक शब्द में डिनोट कर दिया गया, न्यूटन के सम्मान में। बहुत अच्छा काम किया न्यूटन, तूने हमारी इस ब्रांच में, गति की ब्रांच में तूने बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए हमने तेरे सम्मान में किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा, न्यूटन। और इसको अगर कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, किलोग्राम गुणा मीटर गुणा सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी। बात दोनों एक ही है, दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूटन। पहला मात्रक हो गया एम के एस मात्रक। दूसरा आ जाओ किसमें, सीजीएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड दूसरा मात्रक है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में किलो मास, द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, ग्राम में। ग्राम का प्रतीक चिन्ह होता है जी, जीएम कभी मत लिखना, होता है क्या, जी। और
एक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम इसे लिखना चाहेंगे क्योंकि हमारी आदत में नहीं है लटकते हुए छोड़ना, इसलिए लटकते हुए नहीं छोड़ना चाहते हैं। ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। और इसी को एक और दूसरा नाम दिया गया, क्या? डाइन। क्या नाम दिया गया? डाइन। दो मात्रक हमने देखे, अब तीसरा हम देखना चाहते हैं। तीसरा होता है कौन सा? एफ पी एस। एफ यानी पाउंड, एफ यानी फुट, पी यानी पाउंड और एस फॉर सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड क्या? सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड के लिए वापस फॉर्मूला लिखो, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या? एम ए। मास को इसमें मापा किसमें? पाउंड में, अर्थात पौंड गुणा एका वही एका मात्रक फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिखना चाहेंगे तो क्या? पौंड गुणा फीट इंटू सेकेंड की पावर क्या? इधर प्लस की 2 ऊपर लेके जाएंगे -2। और इसी को दूसरा नाम दिया गया क्या? पाउंडल। क्या नाम दिया गया? पाउंडल। इसी को नाम दिया गया क्या? पाउंडल। अर्थात बल हमने तेरे तीन देखे। कितने देखे? तीन देखे। एम के एस में तेरा पात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड की पावर -2, इसको बोला न्यूटन। और दूसरा देखा हमने सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर की सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, डाइन। इसी को नाम दिया क्या? डाइन। और तीजा जो आया एफपीएस, फुट पाउंडल सेकेंड। फुट पाउंड और सेकेंड। पाउंड द्रव्यमान का मात्रक, एक को बोला अपने त्वरण का मात्रक है फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को खोल के रखा, पाउंड को ऐसे कैसे रख दिया, फीट ऐसे का ऐसा ऊपर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। और इसी को नाम दूसरा दिया क्या? पाउंडल। क्या नाम दिया? पाउंडल। आगे आ जाओ। अब हर चीज के अपन देखते आ रहे हैं, गति के प्रकार देखे। अब हम देखना चाहते हैं किसके? बल के प्रकार। बल तुझे हमने बांटा, बल तुझे हमने बांटा, दो आधार पे बांटा, दो आधार पे तुझे बांटा। पहला तुझे बांटा किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। दूसरा बांटा तुझे किसके आधार पर? संतुलन के आधार पर बल। तो आओ, ये क्या आ गया रे? पहली बात, पहला वर्गीकरण जो था किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर बल। अनुभव के आधार पर बोल बल दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला बल अनुभव के आधार पर क्या? संपर्क बल। दूसरा क्या? असंपर्क बल। असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल जिसमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, असंपर्क बल जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात संपर्क पड़ना, संपर्क हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संपर्क हो ऐसा जरूरी नहीं है। संपर्क बल में बल लगाने वाली वस्तुओं के मध्य, बल लगाने एवं लगने वाली वस्तुओं के मध्य भौतिक संपर्क होता है। संपर्क होता है जब दो वस्तुएं आपस में टच करके बल लगाए ना, टच करके, उसका नाम क्या? संपर्क बल। लेकिन असंपर्क बल ऐसा बल है जिसमें छूना जरूरी नहीं है। अगर छू लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छुओ नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात बल लगने, लगाने एवं लगने वाली वस्तुओं के मध्य
भौतिक संपर्क, जरूरी नहीं है। ऐसे कौन से बल हैं जिनके लिए छूना जरूरी है? आ जाओ। पहला बल पेशीय बल। मैं किसी वस्तु को धकेल रहा हूं, उस पर कौन सा बल लगा रहा हूं? कौन सा बल लगा रहा हूं? पेशीय। पेशीय बल, मस्क्यूलर फोर्स, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कौन सा? पेशीय बल। दूसरा बल है कौन सा? श्यान बल या घर्षण बल। श्यान बल। और तीसरा लिख लेते हैं यहीं पे, घर्षण बल। घर्षण बल दो वस्तुओं के जब तक संपर्क में नहीं होगी घर्षण बल नहीं लगेगा। श्यान बल है जब तरलों की परत एक दूसरे के संपर्क में होगी ना, उनके बीच में लगेगा कौन सा? श्यान बल। और घर्षण बल के लिए भी संपर्क जरूरी है, और पेशीय बल के लिए भी संपर्क जरूरी है। इसलिए ये तीनों कौन से बल? संपर्क बल। और भी होते हैं बल, संपर्क बल। और इधर आ जाओ, असंपर्क बल में आओगे तो पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। इसके लिए संपर्क जरूरी नहीं है। चंद्रमा कहां है, धरती कहां है, दोनों के बीच में कोई संपर्क है क्या? छूने जा रहा है चंद्रमा को? धरती छूने जा रही है क्या चंद्रमा को? कभी छूने नहीं जाती है, लेकिन दोनों के बीच बल लग रहा है। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। चंद्रमा धरती पे लगा रहा है और धरती चंद्रमा पे लगा रही है क्या? गुरुत्वीय बल। सामने कोई लड़का बैठा है, ये लड़का सामने बैठा है ना, ये मुझ पे बल लगा रहा है, मैं इस पर बल लगा रहा हूं, गुरुत्वीय बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर। गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह लगता है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक बल है, 9वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। दूसरा नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी लगता है क्या? नाभिकीय बल। इन आवेशों के मध्य, नाभिक में जो आवेश होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु संरचना पढ़ूंगा केमिस्ट्री में, उसमें बताऊंगा। इनमें इनके मध्य जो बल लगता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कौन सा? नाभिकीय बल। और तीसरा जो बल, विद्युत बल। विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये कौन से बल? असंपर्क बल। संपर्क बल में छूना जरूरी है, असंपर्क बल में छूना जरूरी नहीं है। अगर छू भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है छूने में। आगे आ जाओ। अगला जो टॉपिक है, अरस्तु की भ्रामकता एवं गैलीलियो का क्या? निराकरण। भ्रामकता का मतलब होता है कोई गलतफहमी हो जाना। क्या? भ्रामकता का मतलब होता है कोई गलतफहमी हो जाना, और निराकरण का मतलब होता है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाना। अरस्तु तुझे तो क्या हो गई? भ्रामकता। भ्रामकता का मतलब तुझे क्या हो गई? गलतफहमी। क्या हो गई? गलतफहमी। गैलीलियो तूने उसका क्या किया? निराकरण, मतलब उसका क्या किया? सॉल्यूशन। अरस्तु ने कहा कि कोई वस्तु गतिशील है ना, उसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा। अरस्तु ने बोला कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसे गतिशील बनाए रखने के लिए बल लगाना पड़ेगा। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसको गतिशील बनाए रखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल। और इसका खंडन कर दिया किसने? गैलीलियो ने। अब कैसे खंडन किया वो बात देखो। गैलीलियो ने बोला जैसे ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है जिसको मुझे यहां से यहां ले जाना है। कहां ले जाना है? मुझे यहां लाना है, अर्थात मैं इसका कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूं। इस जगह मुझे लाना है इस बॉक्स को। ये पॉइंट ए है, ए से पॉइंट बी तक लाना है। इसको कहां लाना है? ए से पॉइंट बी तक लाना। ये कोई लकड़ी का बॉक्स है, ऐसे समझ लीजिए। इसको मुझे ले जाना है ए बिंदु से कहां तक? बी बिंदु तक। इसके लिए मुझे सतत बल लगाना पड़ेगा। ऐसा किसने बोला?
अरस्तु साहब ने। अरस्तु साहब ने बोल दिया कि किसी वस्तु को अगर आपको आगे से आगे खिसकाना है, गतिशील अवस्था में बनाए रखना है ना, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या? बल। बल लगाना पड़ेगा। लेकिन गैलीलियो ने बोला, हट, कहां से आ गया तू अरस्तु? गैलीलियो ने बोला कि मैं ऐसी लाऊंगा कि एक बार बल लगा देगा ना, रुकेगा नहीं। सामने वाला लगेगा नहीं, ऐसे हल्का सा धक्का लगा देना बस, रुकेगा नहीं, कहीं नहीं रुकेगा। अरस्तु चक्कर में पड़ गया कि तू एक बार बल लगाएगा बस हल्का सा, उसके बाद रुकेगी नहीं सामने वाली। मैं तो बोल रहा हूं कि लगातार बल लगाना पड़ेगा, और तू बोल रहा है एक बार लगाने के बाद रुकेगी नहीं। गैलीलियो बोला, हाँ जो तू बोल रहा है ना, हाँ मैं वैसा ही बोल रहा हूं, सेम वैसा ही बोल रहा हूं जो तू समझ रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा, जिंदगी भर नहीं रुकेगी चीज। चक्कर में पड़ गया गैलीलियो, ये अरस्तु चक्कर में पड़ गया कि यार ऐसा क्या, और ये लेके आया क्या लेके आया? एक फर्श लेके आया, और उसको कैसी फर्श लेके आया? चिकनी। प्यार से बोलते हैं क्या? चिकनी। चिकनी से भी चिकनी है ना, वो चिकनी नहीं है। इसने क्या किया कि बोला कि ऐसा अज्यूम कर लो कि कोई चिकनी है, मान लो कि कोई चिकनी है। बच्चे इसको प्यार से बोलते चीकनी। क्या बोलते हैं प्यार से? ऑफलाइन बेचेज में बोलते हैं बच्चे यहां बैठ के, चीकनी। चीकनी है गुरुजी, चीकनी। चिकनी नहीं है, बोलते चीकनी, जबकि ये शब्द क्या है? चिकनी, और बच्चे बोलते चीकनी। गैलीलियो ने बोला कि अरस्तु अगर तू चिकनी ले आएगा ना, चिकनी, अगर एक बार चिकनी पे यहां कोई तूने बॉक्स रखा और तूने यहां हल्का सा मार दिया ना, इसे करने की देर है, ये रुकेगा नहीं, चिकनी है तो। सामने वाली अगर चिकनी है ना, रुकेगा नहीं। सामने वाली मतलब चिकनी मतलब कोई सतह, कोई भी सतह। अगर चिकनी को दूसरा नाम दिया हमने क्या? घर्षणहीन सतह। क्या? घर्षणहीन सतह। गैलीलियो ने बोला कि घर्षणहीन सतह पर अगर तू धक्का लगा देगा ना हल्का सा किसी वस्तु को, रुकेगी नहीं, वो आजीवन नहीं रुकेगी। और तब तक नहीं रुकेगी तब तक उस पर कोई विरोधी बल नहीं आएगा, क्योंकि तू जो सतह लेके आ रहा ना, उस पर हमेशा घर्षण बल लग रहा है, और वो घर्षण बल उस वस्तु को रोक देता है, इसलिए फिर तुझे बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई तू घर्षणहीन सतह लाएगा ना, जिसमें घर्षण बल नहीं लगे, क्योंकि घर्षण बल उसको रोक देता है, तो तुझे धक्का लगाना पड़ रहा है। अगर तू घर्षणहीन लेके आएगा ना, तो घर्षण बल तुझे, उसको रोकने के लिए कोई बल नहीं होगा, तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। एक बार खिलौना चाबी ले, खिलौना चाबी, खिलौना चाबी वाला जो खिलौना आता है ना, जैसे ट्रैक्टर में चाबी भर दी, एक बार छोड़ दिया, चलता रहता है लेकिन रुक जाता है, क्योंकि धरती और उसके टायर के बीच में घर्षण बल आ जाता है। वो घर्षण बल उसके विरोध में लगता है और उसको रोक देता है। लेकिन अगर चिकनी है ना सतह, घर्षणहीन है या चिकनी है, घर्षणहीन बोलो चाहे चिकनी बोलो, बात एक ही है। घर्षणहीन सतह पर अगर एक बार चाबी भर दी खिलौने में और उसको छोड़ दिया, जिंदगी भर नहीं रुकेगा, उम्र बीत जाएगी लेकिन रुकेगा नहीं। और कहां नहीं रुकेगा? चिकनी सतह या घर्षणहीन सतह। घर्षणहीन सतह या चिकनी सतह पर कभी भी रुकेगा नहीं। एक बार थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद रुकने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर रोकना है तो सामने कोई उसका विरोधी बल लेके आओ। यह है चिकनी वाला टंटा। इसीलिए बोला कि अरस्तु तुझे भ्रामकता हो गई कि कोई चीज को लगातार जारी रखना है तो बल लगाना देगा। और गैलीलियो ने बोला कि नहीं, अगर चिकनी है ना सामने वाली सतह, सतह अगर चिकनी है ना, तो उस पर बल लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार बल लगा के, हल्का सा बल लगा के छोड़ दो, लगातार जिंदगी बीत जाएगी, चालू रहेगा काम, काम जारी रहेगा हमेशा के लिए, गतिशील अवस्था में ही वस्तु रहेगी। अर्थात गैलीलियो ने क्या बताया? इसका ठीक अपोजिट बताया अरस्तु का। इसलिए कहा गया इसको अरस्तु की भ्रामकता यानी गलतफहमी, और गैलीलियो का निराकरण मतलब गैलीलियो का सॉल्यूशन। गैलीलियो ने इसकी गलतफहमी को क्या कर दिया? निकाल दिया, यानी निराकरण कर दिया। और इसके आगे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आते ही, गति के नियम व्याख्या करते हैं, किस चीज की व्याख्या? गुरुजी गति के नियम तो गति की व्याख्या करते हैं, बस यही खा गया गच्चा। गति के नियम गति की व्याख्या नहीं करते हैं। आते ही बच्चा गति के नियम पढ़ते ही इस पे ऑप्शन होते हैं ऐसे ABCD, और सी पे ऐसे
गोला कर देता है अच्छे से, राजी होके गोला कर देता है और घर आके एक नंबर प्लस का जोड़ देता है। माइनस का 1/3 ले गया। ये सवाल माइनस का 1/3 ले गया क्योंकि तूने पढ़ा कि गति के नियम तो व्याख्या किसकी करेंगे, गति की। गलत। गति के नियम हमेशा व्याख्या करेंगे किसकी, बल्कि 100% सही आंसर है ये। गति के नियम किसकी व्याख्या करते हैं, बल की व्याख्या करते हैं। गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है, गति का दूसरा नियम बल का सूत्र या बल का मान बताता है, गति का तीसरा नियम बल की विशेषताएं बताता है, बल की प्रकृति बताता है। इसलिए गति के नियम व्याख्या करते हैं किसकी, बल की, ना कि गति की। ये सब आंसर गलत है, ये भी गलत है, वेग वेग त्वरण सब गलत है। आंसर क्या है, बल की। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल किन किन के बीच लगता है। नाभिकीय बल किन किन के बीच लगता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यहाँ नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन लगभग हर परमाणु में होते हैं, किसी में कुछ ज्यादा भी होते हैं। इनके मध्य कौन सा बल लगता है हमेशा, नाभिक के अंदर सभी के मध्य कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल। प्रोटॉन के बीच में भी नाभिकीय बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी नाभिकीय बल, न्यूट्रॉन के मध्य भी नाभिकीय बल लगेगा, समान आवेशों के मध्य भी लगेगा और असमान आवेशों के मध्य भी लगेगा। अर्थात उक्त सभी इसका आंसर जाएगा। डी पर चिकचानी कर देना, 1 नंबर प्लस का मिल जाएगा। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था बल, और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बल क्या होता है, फिर बल की परिभाषा पढ़ी, बल की प्रकृति पढ़ी, बल की विशेषताएं पढ़ी, फिर पढ़ा बल के कार्य, फिर उसके बाद पढ़ा हमने बल का सूत्र। बल का सूत्र कहां से आया, कैसे आया, सब मैंने आपको बताया। फिर पढ़े हमने बल के प्रकार। बल के प्रकार इसमें पहला हो गया था अपना कौन सा, अनुभव के आधार। अनुभव के आधार पर बल हो गया। दूसरा होता है किसके आधार पर, इस संतुलन के आधार। ये लास्ट टॉपिक है आज का, संतुलन के आधार पर। संतुलन के आधार पर बल। आओ अगली हेडिंग पढ़ो, संतुलन के आधार पर बल। संतुलन के आधार पर बल। संतुलन के आधार पर बल अर्थात फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस, फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस। संतुलन के आधार पर बल फिर वापस क्या, 2 प्रकार के, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, और दूसरा इधर क्या, असंतुलित बल, इम्बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित क्या बल। बल जब संतुलन की अवस्था होगी, कौन सी अवस्था में, संतुलन की, संतुलन की अवस्था में। जैसे ये मार्कर है, अगर इस पर इधर से भी समान बल लग रहा है, इधर पर भी समान बल लग रहा है, मतलब ये क्या है, बैलेंस अवस्था में। अगर इधर ज्यादा बल लग जाएगा ना, ये यूं झुक जाएगा, अगर इधर है तो यूं झुक जाएगा। अगर इस पर दोनों साइड बराबर बल लग रहा है, मतलब ये संतुलन की अवस्था में है। इस बल को क्या बोलते हैं, संतुलित बल। और इसका ठीक उल्टा देखना, इधर झुक गया, मतलब क्या, इधर बल का मान ज्यादा है, अर्थात इसमें किसमें, असंतुलन की अवस्था में, असंतुलन की अवस्था में। कौन सी अवस्था में, असंतुलन की अवस्था में। कौन सा, असंतुलित बल, अर्थात इसमें लगने वाले सभी बलों का योग क्या, 0। लगने वाले सभी बलों का योग 0, बलों का योग क्या, 0। और इधर लगने वाले सभी बलों का योग बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। इसको मैं इधर भी 0 पूरा लिख देता हूं। अर्थात जब लगने वाले सभी बलों का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कौन सा, संतुलित बल। लगने वाले सभी बलों का मान 0 के बराबर नहीं हो तो कौन सा बल, असंतुलित बल। अर्थात जैसे मैंने एक टेबल, इसको समझने के लिए एक छोटा सा
नमूना आपको दिखाता हूं मैं। ये कोई टेबल थी, टेबल थी, ये टेबल थी। टेबल के ऊपर कोई ईंट रख दी मैंने, कोई सी भी ये ब्रांड है ईंट की, ये ईंट पड़ी है। अगर इस ईंट के एक साइड में इधर पत्थर लटका दूं ना, पत्थर लटका दूं, ईंट क्या इधर आ जाएगी। अर्थात इधर वाले बल का मान कम है, इधर वाले बल का मान ज्यादा है, इसलिए ईंट इधर आ जाएगी। अर्थात असंतुलन की अवस्था में आ जाएगा, संतुलित नहीं रहेगा, अर्थात सभी बलों का योग 0 नहीं है। अगर इसके ठीक अपोजिट में करता हूं, जितने इधर मैंने जैसे 50 न्यूटन का पत्थर लटकाया और इधर भी मैंने वापस 50 न्यूटन का पत्थर लटका दिया ना, 50 न्यूटन बाहर का पत्थर मैंने अगर इधर लटका दिया दोनों साइड, ये ईंट हिलेगी नहीं, जहां है ना वहां की वहां बैलेंस में बनी रहेगी, अर्थात संतुलन की अवस्था में बनी रहेगी। और इसी को नाम दिया क्या, संतुलित बल। और दूसरा था असंतुलित बल, लगने वाले सभी बलों का मान शून्य नहीं होता है, तो असंतुलित बल, और लगने वाले सभी बलों का मान अगर शून्य हो जाए तो संतुलित बल। ये थे अपने आज के टॉपिक। क्या क्या, बल पढ़ा, बल के कार्य पढ़े, बल का सूत्र पढ़ा, बल के प्रकार पढ़ा, अनुभव के आधार पर बल, संतुलन के आधार पर बल। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, विभिन्न प्रकार के बल, जिसमें गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल, पेशीय बल, इन सब के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। हो सकता है इसकी 1 क्लास या 2 क्लास और है, इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए जय हिंद, जय भारत।